हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही साथ हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी। 50 क्वेश्चन की आज की क्लास में हम पढ़ाई करेंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके भारतीय संविधान के होंगे और आपके 25 क्वेश्चन आपके भारतीय इतिहास के होंगे। दोस्तों, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल आपका है, आप इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप घंटी वाला बटन भी दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलता रहे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो शुरुआत करेंगे आज के हम क्लास का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके सामने। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड में लेकर आता हूं हमेशा। बताइए इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी जो नियुक्ति होती है किनके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है विधि मंत्रालय। बताइए इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दोस्तों बताइए सही उत्तर हमारा क्या होगा। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय के जो और अन्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस के अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए हमारे पास है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जो दोस्तों सही उत्तर होगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के द्वारा राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है हमारी जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा की जाती है? जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं। चीफ जस्टिस की हमारी करेंगे राष्ट्रपति, और जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी करेंगे हमारे चीफ जस्टिस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन अभी सेम है, बस थोड़ा सा आपसे घुमाकर पूछा गया है। पहले वाले में आपसे डायरेक्ट पूछा गया था कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। अब इसमें पूछा है भारत के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति और ऑप्शन सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। भारत के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति हमारी की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे परामर्श करते हैं। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ऑप्शन बी भारत के जो विधि मंत्री होते हैं उनसे, और ऑप्शन सी है भारत के महान्यायवादी से, और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर
ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आ चुका है और बहुत बार मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? ऑप्शन ए है केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, ऑप्शन सी है केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, इसका जो हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 6 वर्ष का, ऑप्शन बी 6 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है या तो वो 6 वर्ष का होगा या फिर उनकी आयु 65 वर्ष तक की हो जाए, उससे पहले उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 65 वर्ष की आयु तक ही उनका कार्यकाल रहता है। जैसे ही वो 65 वर्ष क्रॉस करेंगे उनका कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का कॉन्सुलेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है? ऑप्शन ए है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी संसद, और ऑप्शन सी है भारतीय वित्त मंत्री, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, इसका जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है, बताइए कैसे? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा तो की जाती है, लेकिन जब उनको हटाया जाता है तो सदनों जो संसद है हमारे संसद के दोनों सदनों के संबोधन के आधार पर हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी है स्पष्ट नहीं, और ऑप्शन डी है कहा नहीं जा सकता है। देख दोस्तों, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वो पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है, यह बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 9 का। जिन लोगों ने अभी तक हमारी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों ने हमारी क्लास को अभी तक शेयर और लाइक नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारे पास है 1984 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1987 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1891 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1994 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 का जो दोस्तों सही उत्तर होगा, भारत में संसदीय प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, संसदीय समिति प्रणाली के तहत अप्रैल से कितनी समिति ने कार्य करना शुरू किया? ऑप्शन ए 11 समितियों ने, ऑप्शन बी है 17 समितियों ने, ऑप्शन सी है 22 समितियों ने, और ऑप्शन डी है 26 समितियों ने। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? संसदीय समिति प्रणाली के तहत अप्रैल से 17 समितियों ने कार्य करना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी नियम समिति और ऑप्शन डी है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों प्राक्कलन समिति भी हमारी स्थायी समिति है और लोक लेखा समिति भी हमारी स्थायी समिति है, और जो नियम की समिति है यह भी हमारी स्थायी समिति है। इसका मतलब यह हुआ कि ये तीनों की तीनों समितियां हमारी स्थायी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी है 45। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं कई बार आपको बता चुका हूं, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। दोस्तों प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं हमारे 30। कितने होते हैं? 30। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 13 का। फ्रेंड्स जितने भी आपके क्वेश्चन सही होंगे आज की क्लास में, टोटल 50 क्वेश्चन की आज की क्लास है, 50 में से जो भी आपका स्कोर बनता है वो आप हमें कमेंट में शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। संसद के निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए याचिका समिति, ऑप्शन बी है सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन सी है प्राक्कलन समिति और ऑप्शन डी है लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों प्राक्कलन समिति बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। संसद की जो समितियां होती हैं उसके जो सदस्यों की सर्वाधिक संख्या होती है प्राक्कलन समिति होती है, जिसमें हमारे 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30। सबसे अधिक सदस्य हमारे प्राक्कलन समिति के अंदर ही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद है क्वेश्चन नंबर 15। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है कोई निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों विधेयक पर जो प्रवर समितियों के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है वह कोई निश्चित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए है प्राक्कलन समिति का, ऑप्शन बी है सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति और ऑप्शन डी है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16। बताइए दोस्तों इसका हमारा सही उत्तर क्या हो क्वेश्चन नंबर 16 का। इसका जो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है ये सभी। प्राक्कलन समिति के में कोई मंत्री नहीं हो सकता है, सरकारी उपक्रम समिति में भी कोई मंत्री नहीं हो सकता है और लोक लेखा समिति के अंदर भी कोई मंत्री नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय में और ऑप्शन सी है जनपद एवं सत्र न्यायालयों में और ऑप्शन डी है इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान हमारे उच्च न्यायालय के अंदर भी है, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी है और हमारे जनपद एवं सत्र न्यायालयों के अंदर भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जनपद एवं सत्र न्यायालय, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जिस देश से प्रभावित है उस देश का नाम है फ्रांस। क्या नाम है उसका? फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 18। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। लाभ पद परिभाषित हुआ है। ऑप्शन ए संविधान द्वारा,
ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और ऑप्शन सी है संघीय मंत्री परिषद द्वारा, ऑप्शन डी है संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर है बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, लाभ का पद जो परिभाषित होता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परिभाषित होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी है दोनों में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में भी दायर की जा सकती है और उच्च न्यायालय के अंदर भी दायर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए के.एन. बांचू, ऑप्शन बी है हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन सी है विहाई बी चंद्रचूड़ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर है हमारा हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी.एन. राव, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और ऑप्शन डी है सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, इसका जो हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था उनका? सच्चिदानंद सिन्हा। ये थे हमारे स्थायी और सच्चिदानंद सिन्हा थे हमारे अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी है संविधान में, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल में और ऑप्शन डी है न्यायपालिका में। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का जो दोस्तों सही उत्तर होगा हमारा, भारत में जो वैध प्रभुसत्ता निहित है वह है हमारे संविधान के अंदर। किसमें है? हमारे संविधान के अंदर वैध प्रभुसत्ता निहित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 23 का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, ये हमारी पॉलिटी की क्लास का। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? ऑप्शन ए है सज्जन कुमार वाद, ऑप्शन बी गोलकनाथ वाद, ऑप्शन सी है राज नारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद और ऑप्शन डी है केशवानंदन भारती वाद। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, उस वाद का नाम है केशवानंदन भारती वाद। क्या नाम है उस वाद का? केशवानंदन भारती वाद, जिसने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? ऑप्शन ए उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में, ऑप्शन बी है केवल उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन सी है केवल उच्च न्यायालय में और ऑप्शन डी है जनपद न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए दोस्तों सही उत्तर हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का जो अधिकार होता है वह हमारे उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के पास होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 25 का। दोस्तों हमारी पॉलिटी की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है आज की। अब हम शुरू करेंगे अपनी इंडियन हिस्ट्री की क्लास। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और लाइक भी जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हम इंडियन हिस्ट्री के पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गुप्त किसके सामंत थे? दोस्तों सारे प्रश्न मेरे सिलेक्टेड होते हैं, हमेशा मेरी कोशिश रही रहती है कि मैं ऐसे ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आऊं जो परीक्षाओं के अंदर बार बार रिपीट होते हैं और जिनकी आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शन ए है कुषाणों के, ऑप्शन बी मौर्यों के, ऑप्शन बी सी है सातवाहन के और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, बताइए सही उत्तर क्या होगा। गुप्त जो दोस्तों सामंत थे वो थे कुषाणों के। किसके सामंत थे? कुषाणों के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वह किस शहर के अंदर हुई थी, यह क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन ए है कलकत्ता के अंदर हुई थी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी हमारी बंबई के अंदर। कहाँ हुई थी? बंबई, जिसे आज हम मुंबई बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे इसका नाम था बंबई। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान व्यक्ति कहा जाता है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से भारत का जो महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है उसे हम कहते हैं, उसे हम जानते हैं दादा भाई नौरोजी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिफिन। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, इसका जो हमारा सही उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है लॉर्ड डफरिन। क्या है सही उत्तर हमारा? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। ऑप्शन ए हमारे पास है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में जो पारित हुआ था उस समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था उसका? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी CR दास, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए दोस्तों इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो दोस्तों भारतीय सिविल सेवा में चुने गए जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था उनका? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए रमेश चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AM ह्यूम के नाम से हम इनको जानते हैं, और ऑप्शन डी है माइकल ह्यूम। दोस्तों इसका जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस के जो संस्थापक थे उनका नाम था एओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था
जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी और ऑप्शन डी है जी.के. गोखले। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, उनका जो नाम था दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। भारतीय संघ के जो संस्थापक हैं दोस्तों, उनको हम जानते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1865 में, ऑप्शन बी है 1867 में, ऑप्शन सी है 1885 और ऑप्शन डी है दोस्तों 1887। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1865 में की गई थी। कब की गई थी? 1865 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 10 का। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी ये हमारी की गई थी 1885 में। 1885 में की गई थी, ना कि हमारी 1865 में। इसको आप ठीक कर लीजिएगा। 1885 कब की गई थी हमारी? 1885 में। 1885 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ना कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 11, 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 11 का। 11 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए पी मित्रा, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी बी.जी. तिलक और ऑप्शन डी है हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 12, गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था हरदयाल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का जो दोस्तों सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए 1909 में, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी 1942 और ऑप्शन डी है 1955। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों इसका जो हमारा सही उत्तर होगा मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स जो प्रस्तुत किया गया था 1909 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला प्रश्न हमारे पास है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 के बाद है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक को और ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू को। बताइए दोस्तों सही उत्तर हमारा क्या होगा? भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता जो माने जाते हैं उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है अगरकर, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। अरविंद घोष वह व्यक्ति थे जो पहले तो एक क्रांतिकारी थे और बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए टी प्रकाशम, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। 1916 में मद्रास होम रूल मूवमेंट के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? ऑप्शन ए भगत सिंह सरदार, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी रणजीत सिंह और ऑप्शन डी है बलदेव सिंह। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? दोस्तों पंजाब केसरी का जो खिताब दिया जाता है लाला लाजपत राय को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 18 का। दोस्तों लाला लाजपत राय ने ही पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की थी, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है शिवाजी और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक को ही यह श्रेय जाता है जो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया जाता है। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सी आर दास ने, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी है अरुण आसफ अली ने और ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह का नेतृत्व किया था उसका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला प्रश्न हमारे पास है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है अरविंद घोष और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 21। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था उसका नाम था अरविंद घोष। क्या नाम था उनका? अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी है 1947। क्वेश्चन नंबर 22। बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था 1912 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है श्रीमती नीला सेन गुप्ता और ऑप्शन सी है अरुण आसफ अली, ऑप्शन डी है श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज की क्लास का हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स के अंदर। इसको आप बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के अंदर रखिएगा। ऑप्शन ए है रफी अहमद किदवई, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी है अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 24 का। कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। और ये रहा आज क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न दोस्तों। उसके बाद हम क्लास को यहीं पर
एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किया गया था? ऑप्शन ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है दत्त सुभाष चंद्र बोस, दत्त सुभाष चंद्र, और ऑप्शन सी है बनर्जी आरसी, और ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, उन महान हस्ती का नाम था जो ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या नाम था उनका? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 25 का। दोस्तों यह थी आज की हमारी क्लास। इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप लोगों का स्कोर कितना रहा है ये हमें आप कमेंट में जरूर शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट क्लास में। नालंदा परिवार में आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।